अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान गोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान भारत का वो फाइनल जो अब तक चैबगोइयाँ, डिस्कशंस, बातें अब भी चल रही हैं, और उसकी वजह यह है कि भारत का वो नेगेटिव रवैया जिसने स्पिरिट ऑफ द गेम को तबाह किया है और पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री को तब्दील करके रख दिया है। जीत तो गई, भारतीय टीम खेलती भी अच्छा है, लेकिन वो बैकलैशिंग हो रही है उन पर कि पूरी दुनिया थू थू कर रही है, और उनका वो जीत, उनकी वो ट्रॉफी ना लेना, वो सब कुछ मिट्टी में मिल गया। और लोग दोबारा से बात कर रहे हैं कि किस किस्म का भारतीय रवैया। अच्छी बात यह है कि कुछ सेंसिबल लोग भारत में मौजूद हैं। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, भारतीय बिल्कुल सेंसिबल नहीं होते, लेकिन कुछ सेंसिबल लोग मौजूद हैं, जिसमें कपिल देव है, रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं। रवि शास्त्री ने बहुत अच्छी बात की है, और उनके कांग्रेस मेंबरान ने कहा है कि भाई आपने जब 15 दिन पहले ये सब कुछ शुरू हुआ था तो जाके गले मिल रहे थे, मोहसिन नकवी को हाथ मिला रहे थे, सलमान अली आगा तक से हाथ मिला रहे थे, सब कुछ हो रहा था। और फिर जब आपने खेलने की हामी भर ली तो ये किस किस्म की जाहिलाना और बेवकूफ़ाना हरकत है कि आप ट्रॉफ़ी लेने नहीं जा रहे। और उन्होंने भी ठीक किया, वो फिर इनको अंदाज़ा नहीं था कि आगे से मोहसिन नकवी हैं, और मोहसिन नकवी पहली बार इन्हें सही टकरे हैं। पहला क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और ACC के, जो पावरफुल भी हैं और फिर वो जवाब देना जानते हैं, और भारत को 2 दफ़ा घुट्टों पर ले आए हैं। वो एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी और दूसरी दफ़ा एशिया कप। बड़ी साजिश की भारत ने, लेकिन भारत को जहां आप पैसे फेंकेंगे ना, वैसे ही वो आ जाएगा पैसे देखता हुआ। तो ये एक खाम ख्याली थी, भारत बायकॉट कभी कर ही नहीं सकता। और वहाँ पर जो पैसे लगे अंबानी और बाकियों के, उन्होंने इनकी हड्डियों से भी निकाल लेने, चूँकि उन्होंने मोदी की उस इलेक्शन कैंपेन में वो पैसे लगाए थे, और सारी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अब अंबानी और उनकी कंपनीज़ के पास हैं। तो वो सारा कुछ कर लेंगे पूरी तरह, और वो होने ही नहीं देंगे, ऐसा वो तो हमें भी पता था। अच्छा, कर भी देते तो हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लेना देना नहीं है अब हमें। पाकिस्तान ने जब से अल्हम्दुलिल्लाह उस वार के ज़रिए ऐसा थप्पड़ वाला जवाब दिया है ना भारत को, मारकाए हक बनियानुल मरसूस, तो उसके बाद से भारत की बैनुल-अक़वामी वक़्त भी खोती चली जा रही है, और भारत की क्रिकेटिंग हैसियत भी ख़त्म होती चली जा रही है। BCCI पर अब खुलकर तनकीद हो रही है कि ये BCCI है क्या। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को ऐसे हाईजैक कर लिया कि अब लोग भी उसे इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहने पर मजबूर हैं। ये हालात है भारतीयों के और इस क्रिकेट के। नई लीग ट्रॉफी, मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए, बहुत अच्छा किया, उस पर बड़ी मिर्चें लगी। गुज़िश्ता रोज़ में भारतीय एक चैनल पर था, तो मुझे उनकी डिस्कशन सुन के उनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा हुआ। बहुत पस्ती में हैं ये लोग, और बेचारे इससे ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। फिर जवाबात भी ठीक ठाक लेते हैं हमसे, और बेइज्जती करवा कर फिर दोबारा बुला लेते हैं, और खूब बेइज्जती करवाते हैं हमसे। तो ये उनका एक वतीरा भी है, और अब पूरी दुनिया में करवा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दी गई है, टेस्ट स्क्वाड टीम अनाउंस की। अभी इसको और इन्होंने समराइज़ करना है, छोटा करना है। और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, आसिफ आफरीदी की अब इस उम्र में वापसी हुई है, वो 41 साल से ऊपर के हैं, और अब उनकी दोबारा वापसी हो रही है बतौर स्पिनर। और साथ ही साथ हसन अली कब खेलते हैं वो टेस्ट क्रिकेट मुझे नहीं पता, हसन अली की भी वापसी हो गई है। अब्बास और मीर हमज़ा, पता नहीं क्या किया है मोहम्मद अब्बास ने और मीर हमज़ा ने, इनकी कौन सी बकरियां चोरी कर ली हैं कि आकिब जावेद साहब को ये बुरा लगना शुरू हो गया कि जो लोग अच्छा परफॉर्मर्स हैं उनको टीम से दूर रखें। मुझे तो समझ से बाहर है। फ्री हैंड दिया था शान मसूद को भी, अजहर महमूद को भी, तो आपके सामने है फ्री हैंड और उसका नतीजा। हम बहुत सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे, स्क्वाड पर भी बात करेंगे। और ये जो टेस्ट स्क्वाड है ये उस टीम के अगेंस्ट है जिसने लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, उस साइकिल की सबसे तगड़ी टीम थी, और बड़ी शानदार तरीके से उन्होंने वो फाइनल जीतकर ICC के किसी भी इवेंट में पहला जो ट्रॉफ़ी है वो जीतकर तो वो ख़त्म कर दिया है, जिस वजह से उन्हें चोकर्स कहा जाता था। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर चौधरी साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और हमारा रेगुलर पैनल भी हैं। जहांगीर खान खुद भी क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, और नूरिश खान ने हमें ज्वाइन किया है, और नूरिश खान यंग डायनामिक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का जो हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि पहले ज़ाहिर है आज फीमेल हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम पहले उन्हें मौका ज़रूर देंगे। नूरिश, पहले ज़रा बात करेंगे एशिया कप को लेकर। मुझे ये बताएं, जो सिलेक्शन के मसाइल हैं हमारी अपनी टीम के, क्या आपको लगता है कि वो मसाइल हम पर हावी रहे, उसकी वजह से एशिया कप के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, या फिर इसकी कोई और रीज़न हो सकती है, कैप्टेंसी हो सकती है, टैलेंट का मसला हो सकता है, या बैटिंग ऑर्डर का ठीक ना होना हो सकता है, या उस दिन टीम की सिलेक्शन का ठीक ना होना हो सकता है? First of all, thank you so much for having me.
दूसरी बात ये कि देखें, एशिया कप की आपने बात की, तो जो हम फाइनल हारे, काफी लोग ये कह रहे हैं कि हमने बॉलिंग की वजह से, और बॉलिंग में हमने जो है सही नहीं किया। लेकिन देखें, जो मसाइल अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर के मसाइल, ये अभी के मसले नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये काफी 5-6 सालों से सेम इश्यूज हम देखते आ रहे हैं कि हमारी बैटिंग लाइनअप में परसिस्ट हो रहे हैं। मिडिल ऑर्डर हमारा जो है वो सही से स्टेप अप नहीं कर पाता। दूसरा, जो भी कैप्टन आता है, वो हमने देखा है, चाहे वो सरफराज हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो सलमान आगा हो, वो अपने आप को अब दी ऑर्डर प्रमोट कर रहे हैं। चलिए, बाबर का तो समझ आता है, वो तो है ही टॉप ऑर्डर के बैटर, बट जो जैसे सरफराज की मैं बात करती, सरफराज भी अपने आप को अब दी ऑर्डर प्रमोट करते हैं। अभी आगा ने भी यही किया कि वो अपने आप को मुसलसल अब दी ऑर्डर प्रमोट करते रहते हैं। नंबर 4, नंबर 5 पे आके वो बैटिंग कर रहे थे, जबकि उस वक्त उस पॉइंट पे उनकी जगह नहीं बनती थी बैटिंग करने की। तो उसकी वजह से हमारा एक कोलैप्स हमें बैटिंग में देखने को मिला। दूसरी बात ये कि देखिए, मुझे सिलेक्शन से कोई इश्यू नहीं था। मैंने बल्कि जब माइक हैसन और ये टीम अनाउंस हुई थी, कहा गया था कि माइक हैसन के माइंड में एक एग्रेसिव और T20 एक जो मॉडर्न डे क्रिकेट का माइंडसेट है, उसके हिसाब से टीम सेलेक्ट की गई। तो मुझे कोई इससे टीम सिलेक्शन से कोई इश्यू नहीं था। इनफैक्ट आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी टू सी सम न्यू फेसेस। और जो लोग काफी बात कर रहे थे कि बाबर रिजवान को इंक्लूडिंग किया गया, तो मैं आई थिंक इट वॉज अबाउट टाइम कि उनको रेस्ट कराई जाए, क्योंकि जब आप वैसे कभी कभी हमें डिफिकल्ट बट नेसेसरी डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपनी टीम की बेटरमेंट के लिए। दैट बीइंग सेड, देखिए हम हारे, जो फाइनल में सब कह रहे हैं ना कि हम हार गए, द थिंग इज कि आप कब तक अपनी बैटिंग को इस तरह कोलैप्स करके 110% अपनी बॉलिंग पे डिपेंड करते रहोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि आपको मैचेस के बाद मैचेस आपके हाथ में आएंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आप एक मैच जीत जाओगे इस टेक्निक के साथ, 2 मैच जीत जाओगे, बट आप टूर्नामेंट्स कभी नहीं जीत सकते। हम तभी हार गए थे जब हमने जो है वो एक टेरिबल बैटिंग की, जब आपका 12 ओवर में आराम से इसको मतलब आपकी पावर प्ले में कोई भी विकेट नहीं गिरी हुई, आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिला, आपको एटलीस्ट 170 180 तक जाना चाहिए था। आप वो भी नहीं जा पाए, आपने 147 का टारगेट दिया, जो कि इस पिच पे एवरेज पे भी नहीं आता। दुबई की पिच पे एटलीस्ट आपका 150 तक का एवरेज टारगेट है, आप वहां भी वो क्राइटेरिया भी नहीं मीट कर पाए। फिर देखिए, मैं हमेशा सलमान अली आगा के हवाले से उनके सपोर्ट में मैंने हमेशा बात की है। लेकिन देखिए, सपोर्ट ब्लाइंड सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, और मैं भी जाहिर बात है ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करूंगी। आगा की कैप्टनसी की गलती थी, बिल्कुल थी फाइनल के मैच में। लेकिन देखें, इसका एक तो पर्सपेक्टिव ये है कि हम ये कह सकते हैं कि आगा की कैप्टनसी की गलती थी, जो कि अनडाउटेडली थी। मैं यहाँ बैठ के बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगी कि हमने ये एक्सक्यूज था, वो एक्सक्यूज था। कोई एक्सक्यूज नहीं है इस पैथेटिक, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, बट इस पैथेटिक परफॉर्मेंस का। ठीक है, दैट बीइंग सेड, एक एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो आगा की कैप्टनसी का बेशक मसला था, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट से अगर हम देखें ना, तो जो बंदा आपकी टीम में डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के तौर पे आया ना, आई एम टॉकिंग अबाउट हारिस रऊफ, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि एटलीस्ट वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के तौर पे थोड़ा बिहेव कर ले। अब वो एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें माइक हैसन जो है वो ग्राउंड में उतर के आया था, और उन्होंने हारिस को इशारा किया था कि आप ऑफ स्टंप की तरफ बॉल कराओ। लेकिन हारिस ने कोच की भी नहीं सुनी, और हारिस रऊफ ने लेग स्टंप की तरफ वो बॉल कराई, और फिर ऑफ कोर्स वही हुआ जो होना चाहिए था। फिर अच्छा हमारा नूरिश, पूरा उसके मोमेंटम उनकी बाद अगर आपने तरफ देखा हो, हारिस रऊफ ने मुड़कर था। कोच को रिप्लाई बैक किया अपने एक्सप्रेशन से कि ये देखो ये क्या कह दिया बिल्कुल। आपने। हालांकि खुद गलती की थी और जी। डाल कोच पे दिया था, जैसे कोच ने कहा हो कि बिल्कुल। लेग स्टंप पे बॉल करो। जी, ऐसे ही है। और उस वक्त तो बिल्कुल, जी उस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि यह हारिस रऊफ कर क्या रहे हैं। और देखिए, मैं जब से मैच हुआ है ना, मैं एक ही चीज, मुझसे जो भी इसका सवाल कर रहा है, मैं यही जवाब दे रही हूँ कि देखिए, हम मैच मैच का जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो पॉइंट था कि जब आपके स्पिनर्स ने अच्छा खासा, आपको आई थिंक 15 16 ओवर थे वो, जब आपके स्पिनर्स ने अच्छा खासा मैच को जो है वो आपके लिए रोक के रखा हुआ था, रन रोक लिए थे। उसके बाद सलमान आगा को जरूरत नहीं थी वापस से हारिस को लेके आने की, जो हारिस का सेकंड लास्ट ओवर था। वहां से जो है ना, मैच पूरा पलटा है, टर्न, इट लिटरली टर्न द टेबल्स अराउंड, और मैच पूरा इंडिया की तरफ गया है वहां से। क्योंकि हारिस ने बहुत ही मतलब अजीब, लग ही नहीं रहा था कि उनको वो पिच रीड ही नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर। आप ऑफ स्टंप पे टारगेट करते आराम से विकेट आती, एंड देन टू टॉप इट ऑल ऑफ, उन्होंने अपनी लास्ट बॉल जो है वो फुल टॉस करा दी। हु इन हिज राइट माइंड वुड बोल अ फुल टॉस एट द डेथ ओवर्स, स्पेशली जब आप देख रहे हो कि सामने तिलक वर्मा और शुभम दुबे असल की इतनी में आपको जबरदस्त याद पार्टनरशिप है लगी है। नूरिश, कहा था ना सलमान अली आगा ने कि हम स्पेशल हैं, तो उन्होंने बताया कि हम ये स्पेशल हैं, ये हमने स्पेशल कर दिया है, तो अब आप कर लें, फिर इसको रोक सकते हैं, छक्के को तो रोक लें, जो आप कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी डिटेल, अच्छी बात है नूरिश, आपने ज़रा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी बात की है। मैं चाहूँगा पहले हम ज़रा टेक्निकल पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद ज़रा इंडियन पर्सपेक्टिव के, जी जी इंडिया की जो घटिया हरकतें हैं उस पर भी ज़रूर बात करनी है जी मुझे। अच्छा जहांगीर साहब,
इससे पहले कि मैं मुदस्सिर साहब के पास जाऊं, बड़े भरे बैठे हैं आज वो, और बहुत सारी चीज़ें जमा की हुई है, तो मैंने सोचा पहले ज़रा आपसे इस पे कर लेते हैं। जहांगीर, एक तो चीज़ सिलेक्शन के इश्यूज हमारे साथ जुड़े रहे। नूरिश कह रही हैं कि उन्हें सिलेक्शन से इशू नहीं था, न्यू फेसेस को होना चाहिए था। मेरा थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, बट बीइंग एन एंकर मैं ज़रा होल्ड करूँगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों को आगे रखने का मौका ज़्यादा आज देंगे। क्या सिलेक्शन ओके थी हमारी एशिया कप के लिए? देखिए अरसलान भाई, सिलेक्शन आपकी तब मैं ओके करता, या मैं नूरिश की जो बात है उससे इख्तलाफ करूँगा, वो ये कि आप सिलेक्शन में उस वक्त आप शफल करते हैं या उस वक्त एक्सपेरिमेंट करते हैं जब आपका बेंच मजबूत हो। जब आपके बेंच में उस लेवल का कोई प्लेयर नहीं है तो फिर आप कैसे उस सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं। देखें, बाबर और रिजवान के ऊपर आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनका जो है स्ट्राइक रेट है वो कम है। जिनको आपने चांस दिया, किसी ने ये साबित किया है कि उन्होंने बाबर से बेहतर स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। आपके जो कैप्टन हैं उनका स्ट्राइक रेट क्या है? भी फ़खर जिस तरह खेल रहे हैं, क्या ख्याल है फ़खर और बाबर का स्ट्राइक रेट? इस अगर आप एशिया कप को देखें तो बाबर और फ़खर का ऑलमोस्ट एक जैसा स्ट्राइक रेट जा रहा है, जिसको हम समझते हैं कि हमारा सबसे बेस्ट स्ट्राइक है। फिर उसके अलावा हमने पावर हिटर खिलाए हुए हैं, आपके सामने मोहम्मद हारिस है, उसने किस एवरेज से रन किए हैं वो भी आपने देखे होंगे। उसके अलावा जो आपका मिडल ऑर्डर है, मिडल ऑर्डर में हम कह रहे हैं जी हम नए चेहरों को चांस देंगे। आपने कौन से नए चेहरे को चांस दिया है? आपने लेके गए हैं हसन नवाज को। हसन नवाज को आपने कितने मैचेस दिए हैं? बाहर बिठा दिया है। देखिए, एक प्लेयर को, एक यंग प्लेयर को आपने इंडिया के अगेंस्ट चांस दिया है, उससे गलती हो गई है, लेकिन ये तो नहीं कि आप उसको उठा बाहर से कौन सा ठीक हुआ था? सारों ने जब आपने रिप्लेस किया उनको हुसैन तलत के साथ, तो हुसैन तलत देखें, हुसैन तलत और हसन नवाज में बड़ा फर्क है। हसन नवाज जो है उसकी रीच है, वो स्पिनर्स को अच्छे तरीके से खेल सकता है। तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन सबसे बड़ा इशू ही सिलेक्शन था। और फिर जो दूसरे नंबर पे आपने बात की थी कि जो हमने जो वहाँ पे स्क्वाड खिलाया उसमें भी हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं थी। उसको भी अगर आप देखें सिलेक्शन में, तो जहाँ पे हमें जो बॉलर चाहिए था हमने वहाँ पे वो नहीं खिलाया, और जहाँ पे हमें जो बैट्समैन चाहिए था, इंडिया के मैचेस में हसन नवाज को हम कभी भी बाहर नहीं बिठा सकते थे, वहाँ पे हमने उसको बाहर बिठाया। फिर अगर आप देखें डेप्थ ओवर्स में आप बॉलिंग देखें तो जो जिनको आप ये देते हैं कि ये लास्ट ओवर करेंगे, तो वो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा इसकी करते हैं, यॉर्कर्स की, स्लोअर वंस की, वेरिएशंस की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि जब आप मैच खेलते हैं तो मैच में वो आपकी नज़र आती है कि आपकी प्रैक्टिस नज़र आती है कि आप जब यॉर्कर करेंगे तो वो हाई फुल टॉस नहीं जाएगा, चलें लो फुल टॉस जाएगा लेकिन हाई फुल टॉस नहीं जाएगा। लेकिन आप अगर देखें तो जितनी भी हारिस ने बॉलिंग की है वो डेप्थ ओवर की बॉलिंग थी ही नहीं, ना उन्होंने वहाँ पे स्लोअर वन किए, ना उन्होंने कोई जो है वेरिएशंस की, ना उन्होंने यॉर्कर्स उनके प्रॉपर लगे। तो जब आपकी ये सिलेक्शन थी तो मेरे ख्याल में देखें, आप जिसको रोल जो देते हैं, अब अगर कोच ने बाहर से बैठ के बॉलर को बताना है कि आपने यहाँ पे बॉल करनी है, तो फिर उस बॉलर का क्या फायदा है? आप ये बताएं। कोचिंग तो होती है आपकी ऑफ द फील्ड। मैं यहाँ पे जी नूरिश जी मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी सर। आई डू एग्री विद सम ऑफ योर पॉइंट्स, लेकिन देखें आपने कहा ना कि बाबर रिजवान की स्ट्राइक रेट से कंपेयर किया जाता है, तो सर देखें ऑनेस्टली अगर हम बाबर रिजवान को देखें तो उनके पास काफी एक्सपीरियंस था, ठीक है। अब बाबर रिजवान को काफी चांसेस मिले हैं इस टीम में, और बात यह है कि मेरा जो ख्याल है वो ये कि माइक हैसन ने जो ये टीम सेलेक्ट की थी वो स्टैट्स विद इम्पैक्ट की बेसिस पे की थी। अब आप छोटी सी एग्जांपल देखिए, मोहम्मद हारिस पे ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, और खैर अब तो बनता है क्रिटिसिज्म, बट जब सिलेक्शन हुई थी उनकी उस वक्त तक आई थिंक इट वाज टू अर्ली टू क्रिटिसाइजिंग, बट अब जो है क्योंकि उनको मौके काफी दिए गए, एशिया कप भी दिया गया, ट्राई नेशन सीरीज है, अब उन पे जस्टिफाइड है क्रिटिसिज्म। बट देखिए हमने बाबर रिजवान को काफी मौके दिए, बट इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस इतनी नहीं आ रही थी। मैं आता हूं, मैं नूरिश अगर इस पर ना आपसे बात करता हूं। नूरिश इस पर हम बात करते हैं, इस पर हम डिबेट करते हैं। जी पहले जरा मुदस्सिर साहब, सर अब आएगा आपकी बारी, कोई सवाल नहीं करूंगा, मुझे पता है आपने खुद ही शुरू हो जाना है। असलाम साहब बहुत शुक्रिया, मैं दोनों को सुन रहा हूँ। यकीनन दोनों ही पाकिस्तानी हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं और दोनों को जज्बात। गुड थिंग इज दैट कि नूरिश के स्टैट्स अच्छे हैं, नूरिश ना टेक्निकली बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली दोनों ही क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हकायक जो है उनसे आंखें चुराना, ये हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, लोग आपको सुनते हैं, आपकी बात सुन के उसको एक्नॉलेज करते हैं और शेयर भी कर देते हैं, तो हमें हकायक से आंखें चुराना जो है वो नहीं चाहिए। बांग्लादेश ने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से हमें फाइनल में पहुँचा दिया, काम तो वहीं ख़त्म हो जाना था, एक्सपोज हम हो चुके थे। बांग्लादेश के लोग कैच ना छोड़ते, रन आउट मिस ना करते, अजीबो गरीब किस्म की फील्डिंग ना करते, तो हम बाहर हो चुके थे। बहरहाल वो हम फाइनल में पहुंच गए हम। और उसके बाद ये तवक्को करना कि ये टीम जीतती, यकीन माने बहसीत पाकिस्तानी हमें हमारी ख्वाहिश थी कि ये फ़ाइनल जीतें, लेकिन मैं अगर क्रिकेट का मुस्तकबिल देखूं या फ्यूचर देखूं तो मैं उस लिहाज से कहा, मेरी ख्वाहिश थी कि ये अल्लाह ना करे ये टीम जीत जाए। ये जीत जाती
तो अगले 10 साल तक ये जो जिनका नाम आप ले रहे हैं ना, ये आप पे मुसल्लत होते, क्योंकि इन्होंने जीता था। आपको पता है चैंपियन ट्रॉफी जब हम जीते तो फ़खर जमान साहब ने एक इनिंग खेली, 9 बॉल हुआ, उसके बाद इनिंग खेली, और आज तक फ़खर जमान हमारा हीरो है, जिसकी शॉट्स का किसी को, आप 3-4 बैठे हैं, मुझे बता दें कि उनकी सबसे अच्छी वाली शॉट कौन सी है, उनका फुटवर्क कौन सा है, कहाँ वो खेलते हैं, किधर वो मारेंगे, क्या उनका स्टांस होता है, किस बॉल पे उनने आगे बढ़ के बॉलर्स ने भी रीड कर लिया मुदस्सिर। मतलब मैं बताता हूँ बॉलर्स ने भी उन्हें रीड सर देखें, टाइम होता है, 10 साल हो गए उस बंदे को, और आज भी वो उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है जैसे वो पहले दिन आया था, अभी भी स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। और खेल इसलिए रहा है क्योंकि आप सिलेक्शन, वो मैं और आप कहते हैं ना बड़े बड़े मैच का प्लेयर है। नहीं, मैं तो अल्लाह माफ करे ऐसा लफ्ज नहीं बोला, ऐसे गुनाह में मैं शामिल नहीं हूँ। वो खेल इसलिए रहा है कि सिलेक्शन कमेटी में और प्लेयर्स के दरमियान अना का, जिद का, जंग का मसला चल रहा है। बाकी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, बारहा दफा बता चुका हूँ कि एक PSL की बड़ी टीम, एक बड़ा चैनल और एक बड़ा नाम नहाद कोच ये इसके पीछे हैं। वो इसको लिए उनने एक जिद बना लिया कि नहीं, हम इसके साथ प्रूव करेंगे। इस पर अभी एक ब्रेक के बाद आपसे स्टार्ट करोगे, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जरा बात यहाँ से शुरू करते हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत एम्पावर्ड है, और ख़ास तौर पे अब हमें लगता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट की जड़ें अब पाकिस्तान क्रिकेट में जोर पकड़ गई हैं, और जो ताकतवर फ्रेंचाइज होती है वो अपने लड़के खिलाने के लिए पूरा जोश भी मारती है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। मुदस्सिर, 2 फ्रेंचाइज का जिक्र करूं, पेशावर ज़ल्मी का और मैं लाहौर कलंदर का। आप जिक्र कर रहे हैं, मैं नाम लेता हूं, इन 2 का जिक्र करते हैं। अच्छा, मुल्तान सुल्तान में अली तरीन ने बहुत सारा कुछ कह दिया था लास्ट PSL में, बहुत सारे पॉडकास्ट कर दिए थे, आपको पता है हमारे साथ भी उनकी बात हुई, हमारे भी शो में आए, हमने भी उनसे डिस्कस, लेकिन वो कुछ ज़्यादा, मैंने उन्हें उस वक्त भी कहा, मैंने कहा आप शायद बतौर ऑनर बहुत आउटस्पोकन है, इतना आउटस्पोकन बंदा पाकिस्तान में नहीं चलता। अच्छा, फिर ये 2 ताकतवर फ्रेंचाइज और उधर उनके लड़के, अब्बास आफरीदी भी नहीं खेलता हुआ आपको दिखाई दे रहा, रिजवान भी खेलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ये मैं मुल्तान सुल्तान की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको लाहौर कलंदर से पसंद हो ना पसंद हो, हारिस रऊफ खेल रहा है, शाहीन पसंद हो ना पसंद हो, शाहीन खेल रहा है, सलमान अली आगा उनकी प्रोडक्ट हैं तो सलमान अली आगा भी खेल रहे हैं, हारिस पेशावर ज़ल्मी में है, और जाहिर है कि आपको पता है फ्रेंचाइज ताकतवर है, हारिस ने भी खेलना है। बाबर का इशू पेशावर ज़ल्मी बिल्कुल भी नहीं है, बाबर का इशू एक बिल्कुल सेपरेट है, वो मैं, आप और जहांगीर और सारे बहुत, मैं तो खैर बहुत ही क्लोजली जानता हूँ कि मामला क्या। आपको पता है कि आकिब जावेद 2 दफ़ा इसी शो में आके बड़ी डिटेल हमारे साथ डिस्कशन भी करके गए। मुदस्सिर, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? देखिए, गलत तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं जहाँ मैंने छोड़ा है। मुझे बताएं, ये जो PSL है, इसके अलावा आपको पाकिस्तान में कहीं क्रिकेट होती हुई नज़र आ रही हो, कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट आपको याद हो जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो या मैं कर रहे हूँ? अभी ये कल एक बच्चे ने, वो बलूचिस्तान का बच्चा, उसने कोई 300 रन मारे हैं एक टीम के खिलाफ। हमने जिक्र किया अभी तक, या आपने सुबह अखबारों में देखा है? बिल्कुल सही। आज कुछ छोटा मोटा ये जो नाम निहाद किस्म के हीरो हैं, दानिश्वर हैं, इनका बच्चा, इनका भतीजा, ये खुद ये को 50 रन कर देंगे, सुबह तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पे होगा, यूट्यूबर सुबह उसकी तस्वीरें लगा ला कहेंगे जी फलां सलाब ने, फलां के भतीजे ने फलां जगह पे कर दिया। तो बात बदकिस्मती ये है कि आपने PSL को इतना डोमिनेट कर दिया कि आपने दूसरी तमाम क्रिकेट खत्म कर दी। यानी आपने सिलेक्शन का और आज ही जो नोटिफिकेशन निकाला है जो PCB ने, कि तमाम NOCs उसके किए गए हैं, उनको देंगे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अब NOC उससे देखें आप उसका जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई ये सारी अच्छी क्रिकेट वहाँ जोर लगाते हैं, जब नेशनल टीम में आते हैं उनको पता है कि ताया चाचा मामा बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमें खिला लेगा, हमने कहीं जाना तो है नहीं, वरना NOC तो है। पूरे का पूरा आवे का आवा बिगाड़ दिया, खासकर ये लीग्स की डोमिनेशन ने। अली तरीन नो डाउट बहुत आउटस्पोकन बोल के, लेकिन बहुत सारे हकायक आप लोगों के लिए, हमारे लिए रख गए कि भाई इस पे बात करें। अब बात ये इशू है कि हम किसके खिलाफ बात करें। मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ बात करें तो वो हैं वजीर दाखिला, उधर से भी डर लगता है। उधर बात करें तो वहाँ PCB के चेयरमैन मीडिया है, और सबसे डोमिनेटिंग मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, वो जो चाहता है। अब देखें, नो डाउट इंडिया ने बहुत बड़ा ड्रामा किया, दुनिया भर में हजमियत हुई, अब हारे हम हैं, बजाय हम के देखें कि भाई कौन कौन सा बंदा क्या क्या उसने किया है। हमने वो इशू हाईलाइट किया हुआ और तमाम मीडिया वो दिखा रहा है। क्रिकेट खत्म होगी, क्रिकेट अब रह नहीं गया, अब रह गया मोदी और जो हमारे राफेल के जहाज़ हैं। हम जहाज़, इससे बेहतर है कि हम PAF के वो अपने फाइटर्स को वहाँ भेजें, वो चक्कर लगाएं, और बाद में आगे जिक्र ही करना है ना कि भाई 6 मार दिए, 7 कर दिए। भाई क्रिकेट की बात करनी है, क्रिकेट का हो रहा है। अब इतनी आपकी जिद है, आपके अंदर इतना बुग़्ज़ है कि आपको पता टेस्ट टीम की अनाउंसमेंट हुई है, उसमें बाबर रजवान का नाम आया, और मैं जो है ना वो बाड़े के दानिश्वर,
वो इस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं कि जैसे कोई क़यामत आ गई है, कि वो कैसे ले आए हैं पुराने प्लेयर्स को, उनको तो होना ही नहीं चाहिए था, उनको नहीं करना चाहिए था, दोबारा से वही रिपीटेशन। मतलब आप करना क्या चाह रहे हो? फिर आप जिसका कसूर है इस पूरी सीरीज में, आप बड़े चैनल्स पे बैठे हैं, आप बड़ा, आपकी फॉलोइंग है, आपको लोग सुन रहे हैं, हर वक्त जोर से बोलना, किसी के खिलाफ बोलना, और आपके सामने जब बंदा ना हो, मसलन बाबर उजमान, आपको पता है हमने सवाल भी किया था और मैंने सवाल किया था कि बाबर आप कब बोलेंगे जब पाकिस्तान मुझे की याद नहीं क्रिकेट है जो है सवाल, वो उसका बिल्कुल। बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ उसका सब्र है, या मैं समझता हूँ कि वो भी क्रिकेट के साथ जुल्म कर रहा है, वो बोल नहीं रहा। उसको क्या यकीन दानियां कराई गई हैं, उसको क्या ये लोग कहते हैं कि तुम चुप चले मैं रहना, इस पर तुम्हें आपसे करना आज है। बात करता हूं। मैं वो आपसे आपको जहां एक मैं चीज सॉरी बताता मैं हूं। बात मुकम्मल कर लूं, जहां ये दानिश्वर ज्यादती कर रहे हैं ये यूट्यूबर और ये पुराने क्रिकेटर, वहां मैं समझता हूं कि इस लिहाज से बाबर आजम भी ज्यादती कर रहा है कि वो क्यों खामोश है कि एक तरफ बंदा बोल ही जा रहा है और दूसरी तरफ सामने बंदा जवाब देने वाला कोई नहीं। अच्छा, ये बात करने से पहले मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर करूँ आपके लिए भी, मुदस्सिर साहब और सुनने वालों के लिए। मैं ये वो बात बता रहा हूँ जो मुझे बड़ा क्लोजली पता है। कैसे पता है इसको जाने देते हैं, लेकिन मुझे बड़ा क्लोजली पता है। ये सवाल आप वाला आपने बिल्कुल बहुत बार ये किया कि आपने स्टेडियम में भी ये बात कही, बाहर भी आपने उनसे ये सवाल किया और बिल्कुल ठीक किया कि आपने कब बोलना है, क्योंकि लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे आपको एक जवाब देना है। उनका ये अपना माइंड सेट है, बाबर का, बाबर आजम का, उनका ये माइंडसेट है या उनकी एक हिस्सा है उनकी तरबियत का उनके वालिद की तरफ से कि आपने जवाब नहीं देना है कहीं मीडिया पर, कोई बात नहीं करनी, कोई जवाब नहीं देना, हत्ता के ज़का अशरफ आपके स्क्रीनशॉट्स भी कर दे, दुनिया को दिखा दें। हालांकि वो तरबियत आप सुन थोड़ा तो नहीं, सा पहले उनके मेरी अब्बा जी कोई- बोल पड़े थे और बड़ा लंबा चौड़ा लिख के अब्बा जी उन्हें- का तो मुझे हाँ, पता- वही तरबियत जी, वाले जी, अब्बा जी, जी जी, बोल मैं- पड़े थे कि लेकिन मेरे बेटे के साथ ये बाबर को ये मामला, बाबर कहता है मैंने जब भी जवाब देना मैं बैट से दूंगा, और मैं भी समझता हूं कि बाबर को जवाब मुंह से नहीं बैट से देना होगा, क्योंकि जो जवाब बैट से होता है ना, आज से पहले भी जिन लोगों ने तनकीद की उन्हें बाबर ने बैट से जवाब दिया, वो लंबा लंबा अरसा खामोश रहे, कुछ कह नहीं। आज बाबर की जगह जो जस्टिफाई कर रहे हैं, बाबर की जगह जस्टिफाई वो टीम कर रही है जो एशिया कप खेली है। वो लड़के खुद बता रहे हैं कि बाबर को लेकर आओ, बाबर नहीं कहेगा, वो लड़के बता रहे हैं। मैंने भी उस वक्त कहा था, आपको याद होगा, कि ये लड़के खुद बताएंगे, ये टीम खुद बताएगी कि बाबर का होना क्यों ज़रूरी है, और आज वो बता भी रहे हैं। अच्छा जहांगीर, ज़रा इस पर फ्रेंचाइज क्रिकेट, चूँकि बात कहीं और निकल जाएगी, फ्रेंचाइज क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट की वजह से आप देख रहे हैं कि डोमिनेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारे सिलेक्शन में अब उसकी झलक दिखाई देती है। जी यार सलाम भाई, बिल्कुल सबसे पहले ये मैं मुदस्सर भाई कह रहे थे कि बाबर को बोलना चाहिए, तो मेरे ख्याल में देखें प्लेयर जो है उसको नहीं बोलना चाहिए। अभी कौन पाकिस्तान में कौन सा बंदा है जिसको नहीं पता कि बाबर को क्यों बाहर किया गया है? अगर बाबर अपने मुंह से बताएगा तो उससे पहले हम सबको पता है, मुदस्सर भाई को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि उसको क्यों बाहर किया गया है। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स को कभी भी नहीं बोलना चाहिए, प्लेयर्स को हमेशा अपने बैट से ही जवाब देना चाहिए, अपनी गेम से ही जवाब देना चाहिए। बाकी जहाँ तक आपकी डोमेस्टिक की बात हो रही है, देखें वहाँ पे फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस है, सारा कुछ है, बाकी तो चले उनके प्लेयर पे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम जो हमें उन्होंने आकिब जावेद दिया ये ना देते तो मेरा ख्याल है आज टीम का ये हाल ना होता। चले बाकी शाहीन को भी रख लेते, सब कुछ रख लेते, एक बंदे को हमें ना देते तो शायद बच जाते। लेकिन अभी ये बताएं कि जितनी भी टीम हारी है, जो कुछ भी हुआ है, आप ये मलबा किस पे डालेंगे? क्योंकि आपकी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन ही कोई नहीं है, पीछे बैठ के जो कर रहा है अनअनाउंस चेयरमैन, अनअनाउंस तो हैं, मैं वही कह रहा हूँ, अनअनाउंस तो देखें आकिब जावेद भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सब और वो देखें इस वक्त टीम कैसे सिलेक्ट हो रही है, टीम ऐसे सिलेक्ट हो रही है कि जो सिलेक्शन आपको सामने नहीं नजर आती, वो आराम से बैठ के आपस में मशवरा करके ये तुझसे सलाम नहीं करता, ये मुझसे सलाम नहीं करता, इस तरह टीम सेलेक्ट हो रही है। तो आप किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे? चीफ सेलेक्टर कौन होगा आपका, या बैक एंड पे बैठे आकिब जावेद कर रहे हैं और आप उठा के एक टीम दे देते हैं उसको कोच को, कोच ने क्या करना? अच्छा, सिलेक्शन कमेटी का खामोश रोल देखें, हलीम डार का किसी को पता है, अजहर अली का किसी को पता है, असद शफीक साहब वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए कराची हनीफ मोहम्मद देख रहे हैं, किसी को पता है? मैं वही, बाकी लोग क्या मैं सलाम भाई वही बात कर रहा हूँ। फिर बाकी देखें वो जो डोमेस्टिक हो रही है, अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेल के काफ़ी सारे बच्चे आए हैं, तो उनसे बात होती रहती है, वो कहते हैं जी डोमेस्टिक का ये हाल है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे भी कैप्टन्स बनाए गए हैं कि अगर कैप्टन किसी को देर से बॉलिंग दे देना तो वो प्लेयर नाराज़ होकर बाहर चला जाता है। ठीक है, वो कहता है यार मुझे बॉलिंग लेट दी है। तो डोमेस्टिक पे किसी की नज़र ही नहीं है। देखें अगर किसी की नज़र होगी तो ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी कि जी कोई बंदा कप्तान, ये आपके सारे के सारे आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में हैं। साहब को जहमत दूंगा, मैं कहता हूँ उनसे एक बार दोबारा एक इंटरव्यू हुआ था, अब एक बार दोबारा उनसे करते हैं। जब आप मैं दोनों जब बड़े जिम्मेदारान हैं, हमारी गुड़िया भी जो है जाहिर सी बात तबसरा करेगी और फ्यूचर में इनको क्लास लिया करेगी इन सब की।
अंडर 19 इस्लामाबाद का मैच हुआ है जी, इसके साथ फाटा पेशावर के साथ, में जो हो रहा है फाटा के जी। साथ 50-50 ओवर का। आपको पता है इस्लामाबाद कितने रन से आ रहा है? 223 रन से आ रहा है। 223 रन से। 223 रन से इस्लामाबाद, जहाँ पे 8-10-15 ग्राउंड हैं और चीज़ें हैं, और आपको सहूलियात भी बहुत हैं। ये एक मैं छोटा सा सब्जेक्ट बता रहा हूँ कि यहाँ से टीम कैसे सिलेक्ट होती है। तो आप तो बड़ी टीम की बात कर रहे हैं जहाँ लाखों और करोड़ों होते हैं। आपने कहा ना कि यार वो मुंह से ना बोलें, और भाईजान पिछले कई सालों से टीम ही मुंह से सिलेक्ट हो रही है कि जो ज़्यादा के किसी प्लेयर के बारे में सोशल ज़्यादा बोली मीडिया। जाए और उसको सेलेक्टर कान में पड़े कि मैं इसको सिलेक्ट ही करूंगा ना, ये बंदा रोटी खाते हुए मेरी बात करेगा, रोटी खाने के बाद ही मेरी बात करेगा, सोते भी करेगा, जागते भी करेगा, चाय पीते करेगा। वो कहता है इसको डाल दो, 3-4 मैच 2-4 सीरीज दे दो, इसकी दिहाड़ी लगवा दो, ये आपने वो कर दी देखा ना, जाएगा। मैं इस पे करूंगा आप लोगों से पूरी बात जी। अच्छा नूरिश, इस नई टीम में एक हसन अली था, लेकिन हसन नवाज था। जी हसन नवाज को भी अब 3-4 इनिंग्स जी 3-4 सीरीज मिल गई हैं, तो नई टीम नहीं है। हुसैन तलत 10 साल से खेल रहा है, कुछ नहीं कर रहा। शाहीन 8 साल से खेल रहा है, और हारिस रऊफ भी 8 साल से क्रिकेट खेल रहा है। रिजवान बाबर नहीं थे, उनका हम जिक्र नहीं करेंगे। पूरी टीम कम से कम मिनिमम 2-2.5 साल से है, बस सिर्फ हसन नवाज एक नया था, बाकी कोई नया नहीं था। अब सिलेक्शन और फ्रेंचाइज क्रिकेट, जरा इस पर चाहूंगा आप बात करें। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो नई टीम इन अ सेंस के यहाँ पे इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हमारे पास थे थोड़े, मतलब उनकी क्वांटिटी ज्यादा थी। आई कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस के डिपार्टमेंट का जो वो बॉक्स होता है वो टिक नहीं हुआ था इस टीम में। लेकिन बात यह कि देखिए, सिलेक्शन बुरी नहीं थी, सिलेक्शन को हम अपने लिए फ्रूटफुल नहीं बना पाए ना। अब आप छोटी सी एग्जांपल देखिए, हमारे पास वसीम जूनियर टीम में मौजूद थे। वसीम जूनियर हमारे लिए इतना पॉजिटिव एस्पेक्ट थे, इतना फ्रूटफुल एस्पेक्ट थे। हमने ना उन्हें ट्राई नेशन सीरीज में टेस्ट किया, ना हमने एशिया कप के उन मैचेस में टेस्ट किया जिसमें हम कर सकते थे, जैसे अगेंस्ट यूएई कर सकते थे हम, बट हमने नहीं किया। अगेंस्ट ओमान कर सकते थे, तो हमने उनको टेस्ट नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये है कि हुसैन तलत को हमने जब तक टेस्ट किया तब तक आई बिलीव बहुत देर हो चुकी थी। खुशदिल शाह को हमने सिर्फ एक मैच खिलाया। एक तरफ हम ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास स्पिनर्स स्पिन खेलने के लिए बैटर्स नहीं है, दूसरी तरफ जो बैटर्स हम टीम में लेके गए थे जिनके लिए जो स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, हुसैन तलत 130 का स्ट्राइक रेट उनका है स्पिन के अगेंस्ट, 125 का खुशदिल शाह का स्ट्राइक रेट है स्पिन के अगेंस्ट। आई नो क्वेश्चनेबल है, कोई प्रॉपर स्पिन खेलने वाले हमारे पास बैटर नहीं है, और जो बैटर्स हैं वो भी प्रॉपर उस टेक्निक से, उस मेच्योरिटी से नहीं खेल पा रहे तो जिनसे खेलना चाहिए स्पिन के अगेंस्ट। हम उनको टेस्ट कर सकते थे, उन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, हमने नहीं किया। और जब तक हमने एक्सपेरिमेंट करना चाहा तो बहुत लेट हो चुका था। आई एग्री के फाइनल में हमने जिस तरह हुसैन तलत को इंक्लूड किया, तो मेरा तो सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि बांग्लादेश के अगेंस्ट आपको हसन नवाज को आपने रेस्ट क्यों कराई? आउट ऑफ ऑल दी मैचेस दैट यू प्लेड, बांग्लादेश वाला ही आपको मिला था हसन नवाज को रेस्ट कराने के लिए, कंसिडरिंग कि हसन नवाज बांग्लादेश के अगेंस्ट अर्लियर कुछ महीने पहले सीरीज खेल के आए हैं और वहां पे उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट ही बहुत अच्छा स्कोर किया था। इट्स नॉट अबाउट द टीम्स, इट्स अबाउट के राइट मोमेंट पे कौन सा प्लेयर स्टेप अप करता है। तो आई एग्री विद यू कि हसन नवाज को हमने प्रॉपर्ली चैलेंज नहीं किया, बट सेम गोज फॉर वसीम जूनियर एज वेल। सुफियान मुकीम हमारे पास इतना बड़ा एसेट थे, बट हम उनको भी प्रॉपर चैलेंज नहीं कर पाए। तो आई थिंक सिलेक्शन में इशू नहीं था, हम उसको प्रॉपरली अपने लिए फ्रूटफुल नहीं बना पाए। दैट बीइंग सेड, फ्रेंचाइज क्रिकेट की बहुत बात हो रही थी। देखिए, मैं खुद इस बात से काफी एग्री करती हूँ। हम इंडिया को काफी कहते हैं कि इंडिया में अभिषेक शर्मा प्लेयर है, ये है। देखिए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हमारा जो फ्रेंचाइज क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट का गैप है ना, वो बहुत मैसिव है। छोटी सी एग्जांपल, आई थिंक आप भी थे उस शो पे, आई थिंक टेलीफोन लाइन पे थे, बट कुछ टाइम पहले जब पाकिस्तान का इंडिया का मैच होने वाला था, उस शो पे भी मैंने एक बात कही थी कि हम लोग कह रहे हैं ना कि अभिषेक शर्मा कैसा टैलेंट है इंडिया में, बहुत तारीफें करें। देखिए, अभिषेक शर्मा का डेब्यू हुआ था 2017 में, पंजाब की तरफ से उन्होंने खेला था डोमेस्टिक, और 2017 में ही पाकिस्तान के एक प्लेयर है अली जरियाब, जिन्होंने लाहौर ब्लूज की तरफ से अपना डेब्यू किया था। 2017 से लेके अब तक अभिषेक शर्मा 151 टी20 खेल चुके हैं, जिसमें से 22 इंटरनेशनल टी20 हैं, जबकि अली जरियाब अब तक अपना इंटरनेशनल डेब्यू नहीं कर पाए पाकिस्तानी टीम के लिए। तो इट्स नॉट लाइक कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते। अली तरीन इज वेरी वोकल अबाउट दिस। लेकिन देखें, इन अ नटशेल अली तरीन एक बात करते हैं कि देखें, प्रॉब्लम, जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप उसे जो है वो सॉल्व कैसे करोगे? हम यहाँ पे प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि हमारी डोमेस्टिक में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देखिए, हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करें, हमारे यहाँ हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी का आधे लोगों को पता भी नहीं था हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी चल भी रही है।
वहाँ इंडिया में रणजी ट्रॉफी होती है, पूरे मुल्क को पता होता है कि रणजी ट्रॉफी चल रही है, वहाँ कौन खेल रहा है, वहाँ पे ऐसे उसको सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ हमारे यहाँ पीएसएल को किया जाता है। यहाँ पे पीएसएल के अलावा भी अंडर 19 की टूर्नामेंट हो रहा है, इवन अभी विमेन अंडर 19 टूर्नामेंट कराची में हो रहा है, वहाँ पे पता ही नहीं है आधी अवाम को कि वो चल भी रहा है। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में कितने प्लेयर्स ने जो है इतना जबरदस्त खेला, वहाँ पता ही नहीं है कि वहाँ पे टीम्स कौन सी है। वो एक फॉल्ट हमारे यहाँ पे। दूसरा सर जो मुझे फील होता है, और मैं काफी इस पे वोकल रह चुकी हूँ पास्ट में भी अपने एनालिसिस में, वो ये कि हमारी जो होम ग्राउंड की पिचेस है ना, उनका मयार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है ही नहीं। ओहो, आप देखिए हम लोग ये तो किन ऐसा पिचेस पे सब्जेक्ट है नूरिश, ये इस्लाम ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर हम पता नहीं कितने प्रोग्राम कर चुके हैं, करते हैं। मैं अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब के साथ इसी शो का इंटरव्यू किया, उसमें ये सारी डिटेल डिस्कशन हुई मेरी ग्राउंड की सूरत हाल पर, पिचेस पर। उन्होंने काफ़ी होपफुल चीज़ें बताई, लेकिन अभी तक मुझे उस तरह दिखा नहीं। आपकी ये बात दुरुस्त है, लेकिन आपने जो एक पॉइंट उठाया ना अभिषेक शर्मा वाला, बिल्कुल ठीक है। 2017 में अली ज़रियाब भी आया, अंडर 19 से आ रहा था, बड़ा ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट था, वो बेचारे को मजबूरन अमेरिका जाना पड़ा। और दूसरी तरफ आप अभी रिसेंट मिसाल शाहजेब की देख लें, अंडर 19 में टॉप स्कोरर रहा, वो शिमाइल टॉप स्कोरर रहा, फिर जूनियर लीग हुई थी, पाकिस्तान जूनियर लीग, उसका बासित भी गायब हो गया, तैयब आरिफ भी गायब हो गया, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर हमने अंडर 19 के भी गायब कर दिए। तो शुक्र है रोहिल नज़ीर अटका हुआ है बेचारा, किसी ना किसी तरह अभी वापस भी आ गया स्क्वाड में। जहांगीर आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर उसके बाद जरा मुदस्सिर से। देखें, मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा था। देखें, जितनी देर आप डोमेस्टिक को वेटेज नहीं देंगे, आपके प्लेयर्स आगे नहीं आएंगे। अगर आप कहेंगे हम फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल के तो हम ऊपर आएंगे, तो फ्रेंचाइज क्रिकेट से आप T20 के प्लेयर कुछ निकाल तो ना एक चीज़ जहांगीर इलेबरेट करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ बड़ा अजीब सिचुएशन है, बोर्ड ने कह तो दिया कि हम सब पे सख्ती कर रहे हैं, सारे डोमेस्टिक खेल। ओ भाई, डोमेस्टिक का मतलब 4 डे कायदे आजम ट्रॉफी, नॉट टॉकिंग अबाउट 1 डे क्रिकेट और T20 के मैचेस नहीं चाहिए हमें लिस्ट है, हमें 4 डे खेलने वाला खिलाड़ी। 2018 के आखिरी मैचेस हैं, बाबर के, शाहीन के, रिजवान के, हारिस रऊफ ने KRL से एक खेला था, लास्ट एक ही मैच खेला था जिसमें 8 ओवर करके वो घर चला गया था, फिर कोच से कहा था जब एंड हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, ये सिचुएशन है, 2018 के बाद कोई नहीं उतरा आपका डोमेस्टिक में। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेलता है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट जो 4 डे क्रिकेट खेलता है वही T20 खेल सकता है, वही 1 डे क्रिकेट अच्छी खेल सकता है। जब आप सिर्फ T20 क्रिकेट खेलते हैं, उससे आपका स्टेमिना भी नहीं बनता। देखें, आप जब 4 डे क्रिकेट खेलते हैं, आपके बॉलर्स 20-20 ओवर करते हैं, 30-30 ओवर करते हैं, सम टाइम आपको डेड पिचेस मिल जाती हैं। डेड पिचेस पे आप बॉलिंग करते हैं, तो जब आप अच्छी विकेट्स पे आते हैं तो आपकी बॉलिंग का आपको फ़ायदा होता है कि आप डेड पिचेस पे करके आए हैं। फिर जो आप अभी पिचेस की बात कर रहे थे ना, देखें, मैंने मुख्तलिफ ग्राउंड्स जाके जो पिछली डोमेस्टिक हुआ था, मैंने पिंडी के सारे ग्राउंड में देखा था। लेकिन एक अच्छी बात ये थी, देखें, एक जगह पे आपको विकेट मिलती है आसान, एक जगह पे आपको विकेट मिलती है मुश्किल। KRL में खेलते हैं, वहाँ पे और सिचुएशन होती है, रावलपिंडी स्टेडियम में खेलते हैं और सिचुएशन होती है। तो वहाँ पे जो रन्स करते हैं, जो आप स्टैट चेक करते हैं, स्टैट के साथ ये भी चेक करना चाहिए कि इस लड़के ने किस जगह पे कैसे परफॉर्म किया था, सिचुएशन किस जगह। देखें, जैसे पिछले हमने डोमेस्टिक में देखा था, एक लड़के ने आके पेशावर की मजबूत बॉलिंग के खिलाफ उसने रन्स किए, उसकी सेंचुरी और दूसरे की सेंचुरी में फ़र्क होना चाहिए। देखें, इसी तरह मैं कहता हूँ, जो डोमेस्टिक आपके बड़े प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, आपका जो डोमेस्टिक खेल रहा है वो इमामुल हक खेल रहा है। देखें, इमामुल हक स्कोर कर रहा है, वो उधर काउंटी भी बहुत अच्छी उसकी। देखें, इमामुल हक खुद कहता है कि मैं जो काउंटी में परफॉर्म किया है, मैंने डोमेस्टिक की वजह से किया है। बिल्कुल ठीक है, डोमेस्टिक प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है। जो लड़के डोमेस्टिक खेलता है सर, इंग्लैंड से वापस आता है, यहाँ पे पूरा सीजन लगा के जाते हैं मोहम्मद अब्बास। सर, सारे बॉलर जितने भी अच्छे प्लेयर हैं वो सारे डोमेस्टिक खेलते हैं, लेकिन जो हमारे स्टार्स हैं वो नहीं खेलते। स्टार्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्स नहीं खेलते। लेकिन देखें, अगर कोई स्टार्स खेलेगा डोमेस्टिक के प्लेयर के साथ तो उनको कितना बड़ा स्कोप मिलेगा, वो उनको एक्सपीरियंस में इजाफा होगा। तो मेरे ख्याल में फ्रेंचाइज क्रिकेट अगर आपने चलानी है तो फ्रेंचाइज क्रिकेट भी आप चलाएं, उससे मना नहीं करते, वो भी ज़रूरी है। लेकिन उससे T20 का प्लेयर तो पैदा कर लेंगे, लेकिन वो प्लेयर होगा जो 4 ओवर मुश्किल से करेगा, जो 20 ओवर मुश्किल से 20 रन मुश्किल से करेगा। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलेगा, 4 डे क्रिकेट खेलेगा, 1 डे क्रिकेट खेलेगा, फिर वो आगे प्लेयर बनेगा। वैसे भी देखें, जिसने टेस्ट नहीं खेला, जिसने 4 डे नहीं खेला, वहां पे तो इंडिया में आप देख लें, इंडिया की जो अभी रणजी ट्रॉफी की ये मिसाल दे रहे थे, रणजी ट्रॉफी में तमाम बड़े प्लेयर खेलते हैं और वहां पे लोग देखने जाते हैं। आखिरी टाइम पे तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को कहा उन्होंने जाके खेलो। विराट कोहली का देखें, जब मैच था तो उनका स्टेडियम कैसे भरा हुआ था जब रणजी ट्रॉफी का मैच जी। इसी तरह मैं कहता हूं, अगर हमारे स्टार प्लेयर भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, और फिर क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे ध्यान दे। डोमेस्टिक क्रिकेट पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अभी मैंने आपको मिसालें बताई हैं कि उनकी कौन सा सिलेक्टर है जो डोमेस्टिक क्रिकेट जाके देखता है। हमारा अपना तो कोई मुझे मैंने पिछले सीजन अच्छा, वैसे ये बात है, मैं आपको बताऊं, वसीम पर हम तनकीद तो बड़ी करते हैं मोहम्मद वसीम पे
कि लैपटॉप सेलेक्टर, लेकिन वो जाता था भाई, वो जाता था, अरसलान- चीज़ें देखता था। अच्छा ओ एक ब्रेक सर, कामरान अकमल की भी ये बात है, आपको बहुत सारी उसमें चीज़ें बुरी लगी, बहुत बात हो, लेकिन कामरान अकमल जब काम करता था तो वो जाता था खुद। एक ब्रेक लेते फिर आते, ज़रा मुदस्सिर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे मुदस्सिर साहब, बड़ी डिटेल डिस्कशन हो रही है, तो आपका फेवरेट टॉपिक पे आ गया, डोमेस्टिक तक ले गए इस बात को, मैं तो कहीं और जाना चाह रहा था, लेकिन मुदस्सिर कुछ बीच में आप कहना भी चाह रहे थे। देखिए इस पे मैं इस्लान साहब देखें, करंट इश्यूज़ पे तो यकीनन हमारी भी मजबूरी है, टीवी की भी मजबूरी है, और आप कहते हैं फ़्लो में चलना, खबरें देना, उसके हवाले तबसरा करना ज़रूरी है। लेकिन आप जब तक मर्ज़ तक नहीं पहुँचेंगे, आप डॉक्टर को जब तक ये ना पता चले कि ये मर्ज़ है क्या, तो वो कैसे इलाज कर सकता है। आपको पता है जब फाइनल हुआ तो आपने एक माहौल बनाया, जैसे सिलेक्शन की बात हो रही है, तो आपने टीम सेलेक्ट की स्ट्राइक रेट पे, रन्स पे नहीं, आपने कहा ये स्ट्राइकर अच्छा है। तो जो प्लेयर्स वो पहली विकेट गिरने के बाद आ रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे, वो स्ट्राइक रेट खेल रहे थे, उनको पता है कि हम स्ट्राइक पे सेट हुए हैं, उनको बॉल बीट रहे थे, अगली बार फिर मार रहे थे। कप्तान समेत हर कोई आया, ऐसे घुमा रहा था जैसे हमारी टेप बॉल में बॉली लेने जाते हैं ना, तो उसको पता होता है कि मैंने इसमें चंदा दिया हुआ है, तो 4 ओवर या 2 ओवर मैंने बॉलें खेलनी है। जो अब इनको पता है कि इन्होंने चंदा नहीं दिया हुआ, इनको मिलना है, हारने के भी मिलने हैं और जीतने के भी मिलने हैं, तो आ रहे थे, जा रहे थे स्ट्राइक रेट पे। दूसरी बात आप ये देखें, ये बिल्कुल बात ठीक है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आप जाते हैं, 20-20 ओवर कराते हैं, स्टेमिना बनता है, फिर आपके बल्ले पे बॉल आता है, इम्प्रोवाइजेशन, और आपने बाबर आजम को या रजवान को इस बात पे निकाला कि उनका स्ट्राइक रेट नहीं है। ये जो इंडियन प्लेयर उन्हें खिलाए हैं, क्या ये रणजी ट्रॉफी नहीं खेले सारे क्या ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले, 4 रोज़ा मैचेस नहीं खेलते? हाँ, खिला के उन्होंने कहा कि भाई अब आपके बल्ले पे बॉल आती है, आप प्लेयर हैं, अब आप हिट्स की तरफ जाएं, शॉट की तरफ, स्ट्राइक रेट अपना बेहतर करें। उन्होंने ये नहीं देखा कि एक मैच में किसी ने पीएसएल में 50 मारा है। अभी आपको पता है एक नए प्लेयर के हवाले से बात होनी शुरू होगी, जो लाहौर कलंदर से खेलते हैं, ओपनर आए, शायद 150 उन्होंने खेली है, उसके हवाले से बात होनी शुरू होगी कि टीम में ले लें, जहां इतने तजर्बे किए हैं तो उसको भी मौका तो दे के देखें ना, स्पोर्ट तो करें ना। ये जो स्पोर्ट वाला वर्ड है, भाई आप कहाँ हैं? वो नईम साहब ने अगर आते हैं, अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे, जिताएंगे, हमें खुशी होगी। ये जो 4 रोज़ा मैचेस हो रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, कितने उन्होंने रन्स किए हैं, कितनी उन्होंने बॉलें बैट पे ली हैं, कितनी बॉलें मिडल की हैं। ये जो सिलेक्टर्स का आप बार बार कह रहे हैं, इस सिलेक्टर्स का काम ही है, ग्राउंड में जाएं, और सबसे बड़ी बात अरसलान साहब, आप रन्स नहीं देखें, आप उनकी विकेटें ना देखें मैच में, आप उनका एटीट्यूड देखें कि मैच इस मौके पे ये था, उनका एटीट्यूड क्या था। जब मैच फंस रहा था, जो बैटिंग कर रहे थे तो किस एटीट्यूड से बैटिंग कर रहे थे, जब फील्डिंग की जरूरत थी उनको एटीट्यूड क्या था, कैसे टीम को बकअप कर रहे थे, जब बॉलिंग की जरूरत थी तो खुद कप्तान के पास गए, एक बैट्समैन शटल खेल रहा तो खुद जाके उन्होंने कहा कि सर मुझे दें, मैं इसको आउट करता हूं। ऐसे हैं यहाँ तो बॉलर इस बात पे नाराज हो जाते हैं कि मुझे इस मौके पे बॉलिंग नहीं दी, और जब बॉलर टेल एंडर आते हैं तो आपस में बॉलर में लड़ाई पड़ी होती है कि भाई मुझे दें, ताकि एआई पे टीम बननी है, जो कहते हैं ना मुंह जुबानी टीम बननी है आपकी, अब मुंह जुबानी से साथ एआई आ गया डोमेस्टिक में। ये तो मैं इसका आई विटनेस, उसका फिगर जाएगा कि आज जनाब अरसलान साहब ने 5 विकेटें ले ली। अब वो 5 विकेटें किस माहौल में ली, किसकी ली, वो नहीं देखना। अब 5 विकेटें हैं, वो फिगर आएगा, उसके बाद वो बंदा जनाब अगली बार वो टीम में सिलेक्ट हो जाएगा, जब वो उसको इंटरनेशनल फेस करना पड़ता है। चले अच्छा, हम क्रिकेट में बात अब बहुत होगी, मुझे जरा उस पर बात करनी है जो भारतीय बिहेवियर। मुदस्सिर पहले आपसे, चूँकि आप सहाफ़ी भी हैं, हम खबर भी करते हैं, बैनुल अक़वामी चीज़ें भी देखी हुई हैं, ये जो बिहेवियर था भारतीय क्रिकेट का, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी से भी पहले का, हम वहाँ चले गए, हम खेल कर आ गए, इनको इज्जत रास नहीं आई कि पाकिस्तान टीम आ गई। अच्छा, फिर आप पैसे दिखाएं इनको और फिर आप देखें कैसे नहीं आते, मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन आते हैं। आप एक मतलब पैसा फेंकें और भारत ना, ये हो ही नहीं सकता, पैसों के लिए आ गया, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल के चला गया, एशिया कप भी खेल। ये क्या तरीका है, 15 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब से आप हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, सारा कुछ करते हैं, डिनर भी करते हैं वहाँ पे, अब आपको तकलीफ उठ रही है कि हमने नहीं लेनी, मतलब इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है, क्रिकेट को तबाह करके रख दिया है। अच्छा, भारतीय क्रिकेटर्स को भी शाबाश दूंगा, रवि शास्त्री और लेजेंडरी कपिल देव को, उन्होंने बड़ा खुल के इस पर तनकीद की है। अरसलान साहब, इस सारी चीज़ को समझने के लिए ना आप मोदी का ज़रा ट्वीट पढ़ लीजिए, उन्होंने इसके हवाले से कहा है, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन संदूर हमारा जारी है, उस ऑपरेशन संदूर में क्रिकेट भी आएगी, हॉकी भी आएगी, थ्रो भी आएगी, बास्केटबॉल भी आएगी, फुटबॉल भी आएगा, जहाँ जहाँ होगा हम पाकिस्तान के लिए उनके मुताबिक पाकिस्तान के लिए हम जिल्लत का सामान जो है पैदा करेंगे। अब हमें सोचना है कि हमने क्या करना है। क्या जिस तरह से हम मोहसिन नकवी को शाबाश दे रहे हैं कि उन्होंने मेडल और
वो ठीक ट्रॉफी किया उठाई। सर, मैं उस नहीं, पे मैं बहुत देखिए, अच्छा किया। अच्छा किया, मैं वही कह रहा हूँ, अच्छा किया ना। इनको पहली क्या बार तो अब टक्करा है। सोचना नहीं चाहिए कि भाई एक बंदा जिन्होंने जेंटलमैन गेम को इतना गंदा कर दिया और सूर्या कुमार यादव दुनिया का वर्स्ट तीन कप्तान साबित हुआ, अपनी कारकर्दगी भी सिफर और एज ए कप्तान भी एक रिकॉर्ड लिखा गया, गंदा तरीन रिकॉर्ड, कि जिसने इस गेम को तबाह बर्बाद किया, एक एजेंडे के तहत हिंदुत्व एजेंडे को प्रमोट किया और हिंदुस्तान की क्रिकेट को और पूरी क्रिकेट को दागदार किया। अब वो वक्त आ गया है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान समेत दूसरी तमाम टीमें जहां हिंदुस्तान इस तरह किस्म की ड्रामेबाजी करें, बाइकआउट करें, हम कहते हैं हम नहीं खेलते। आप सिर्फ 2 सीरीज जो बड़ी वाली आती हैं आईसीसी के इवेंट, आप इनसे बाइकआउट कर दें, आपके हम नहीं खेलते। आपको पता है कि क्रिकेट का 90% जो अर्निंग है, 90% वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से आती है। जिस दिन ये हो गया, ये जो आप नाम ले रहे थे ना, अंबानी, खंडानी और सारे और ब्रॉडकास्टर, ये सारे धड़म करके नीचे आ जाएंगे। बाकी तो मैचेस आपको पता ही नहीं होता कौन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है जिसपे आपने पूरे कहते हैं ना पूरे साल के जो दाने निकालने होते हैं वो आप यहाँ से निकालते हैं। सही बात है। आप जिस लेकिन तरह आप कर ये देखिए ना मुदस्सिर, आपने जो बात की किस हद तक क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करके सारा, अच्छा अब हम नहीं खाली बोल रहे हैं ना, मुझे ये बताएं वो जीते जहांगीर, लेकिन वो जीत उनकी वो खूह खाए खड्डे चली गई। आप मुझे बताएं कोई बात कर रहा है उस जीत पर कि सारे लोग कह रहे हैं कि भाई एसीसी का चीफ है, कल को आपका बंदे ने बनना है, ये टर्न आती है, बांग्लादेश भी बनेगा, ये भी बनेंगे, हम भी अगर आपका आया हमने ना लिया फिर क्या होगा। इसी तरह क्रिकेट का बेड़ा गर्क करते रहेंगे। भाई इस कपिल देव कह रहे जब आपने खेल लिया है तो भाई हाथ मिलाना ये सब क्रिकेट की रिवायत है, पॉलिटिक्स से दूर रखो। वो कप्तान तो खैर था भी एवं ही बेचारा, वो तो बस बन गया कप्तान, वो भी अब आगे नजर भी नहीं आएगा। लेकिन आप ये देखें कि पूरी क्रिकेट और उसके नॉर्म्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया भारत ने। जेंटलमैन गेम में एक टीम है जो जेंटलमैन नहीं है। देखिए अरसलान भाई, ये कोई नई बात तो नहीं है कि पॉलिटिक्स लेके आए हैं क्रिकेट में या किसी गेम में इंडिया। ये देखें, ये तकरीबन आप अगर पिछले 10 से 15 साल उठा के देख लें तो इंडिया हमेशा गेम में और क्रिकेट में उसको पोलिटिसाइज कर रहा है। उसको जितने भी देखें, कभी किसी मुल्क में आते हैं तो वो ये बहाना बना लेते हैं जी हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही। हालांकि आईसीसी ने हमेशा ये कहा है कि आप जो है क्रिकेट को हमेशा पॉलिटिक्स से लादा रखें। लेकिन चूंकि अब आईसीसी भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन गया है तो इसलिए अब आईसीसी भी इस पर कुछ नहीं करेगा। और शुरू से देखें, इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान को किसी भी फील्ड में रिस्पेक्ट मिले या कुछ मिले। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हमने इंडिया के बगैर हम नहीं रह सकते। जहाँ पे भी बात होती है, जब भी बात होती है तो पाकिस्तान आगे से बढ़ के कहता है जी हमने इंडिया के साथ खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया हमारे साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा। बिल्कुल ये मुदस्सिर भाई ने 100% ठीक बात की है कि जितना जो कुछ भी हो रहा है 90% जो है वो पाकिस्तान इंडिया के मैसेज आता है। अगर पाकिस्तान इस चीज़ पे साबित कदम हो जाए कि हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, ये पोलिटिसाइज करते हैं जेंटलमैन गेम को। देखिए ना पाकिस्तान ये नहीं करता, उसकी वजह ये है, मैं समझता हूँ जहांगीर ठीक करता है। क्रिकेट को ख़राब नहीं हमने नहीं करना, हम अपने माथे पर ये कलंक का टीका नहीं लगाएंगे। हाँ, लेकिन आप जीत कर जरूर उन्हें जवाब दें, उन्हें ट्रॉफी उठाने का मौका ही ना दें ना, उन्हें कहे जाओ फिर ना उठाओ तो हम ही उठाएंगे। अरसलान भाई, दूसरी तरफ ये बात तो आपकी ठीक है कि हम उसको बैट से जवाब दें, क्रिकेट से जवाब दें, ऑन द फील्ड जवाब दें, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह क्रिकेट को और गेम्स को पोलिटिसाइज कर रहे हैं और गंदा कर रहे हैं इंडियन, क्या अब आप ये बताएं, अब आप मैच देखते हैं तो क्या आप क्रिकेट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? हम तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हम तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं कि ये अभी हमारे साथ कोई गलत हरकत करेंगे, अभी कोई ऐसा नई स्टेटमेंट देंगे जिससे लोगों के दिल आज़ारी होगी। पहले ये गेम देखी जाती थी, उसको खुश होकर देखा जाता था, कोई भी जीते तो उसको क्रेडिट दिया जाता था कि यार इसने अच्छी गेम खेली है, इसने अच्छी क्रिकेट खेली है, क्रिकेट को प्रमोट किया है, क्रिकेट के ऊपर बात होती थी। अब आप देखें पाकिस्तान इंडिया से हारा है तो हमने क्रिकेट के ऊपर तो बात ही नहीं की, हमने तो उसको डिस्ट्रैक्शन हो गई, हमने जनाब और तरफ चले गए। उनकी क्रिकेट तबाह हो गया। आप देखें उनकी जीत को डिस्कस ही नहीं कर रहा ना जहांगीर, वो खुद नहीं है चीज समझ, वो खुद नहीं है। देखें इस वक्त तो बात होनी चाहिए थी कि ये बात होती कि यार तिलक वर्मा ने कितनी इंप्रूव क्रिकेट खेली है, कितनी उसने सेंसिबल क्रिकेट खेली है। जिस तरह अभी बात हो रही थी ना कि सारे कह रहे थे स्ट्राइक रेट, कहां पे उसने स्ट्राइक रेट को देखा है? उसने तो 16 ओवर तक तो शॉट ही नहीं मारी और सिंगल डबल के साथ उसने छक्के भी मारे, लेकिन मौका मिलने पर मारे। संजू सैमसन देखे ना 16 ओवर तक तो उसने आपके बॉलर्स को कोई चांस ही नहीं लिया। तो बात उसमें होनी चाहिए थी। की बात आपको बताऊं, 16 ओवर बाकी बॉलर्स ने किए, 97 दिए और 4 ओवर में 50+ रन देके तो पूरा मैच हरवा दिया हारे से। अच्छा चूंकि वक्त कम होगा, नूरिश प्लीज इस पर आपका कमेंट भी चाहिए, भारतीय टीम उसका ये घटिया रवैया।
जी देखिए, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है, उसको ऐसे इस तरह तबाह नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से चाइल्डिश एटीट्यूड दिखाया इंडिया की टीम ने जीतने के बाद, पूरी जीत की एसेंस खराब कर दी ऑनेस्टली। जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्म किया था फाइनल में, तिलक वर्मा ने जिस तरह स्टेप अप किया, शिवम दुबे के साथ उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, अच्छा डिजर्व करते थे, मतलब अच्छी क्रिकेट खेली तो जीत भी गए फाइनल। लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, वो अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसकी उन जो उन एक्ट्स की वजह से ना, पूरी उनकी मेहनत पे, उनकी पूरी जो जीत थी ना, उसके ऊपर सवालिया निशान उठ गया, और उसके ऊपर फिर जो है वो पानी फिर गया। तो बात सारी यही होती है कि देखें, व्हाट हैपेंस ऑफ द फील्ड शुड स्टे ऑफ द फील्ड, व्हाट हैपेंस ऑन द फील्ड शुड स्टे ऑन द फील्ड। तो इतनी सी बात है। अब ये मुझे शोएब अख्तर का एक बयान भी याद है, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था, उन्होंने यही कहा था कि कारगिल की जंग के बाद भी हमने इंडिया के साथ खेला है, लेकिन उस वक्त भी हमने ऑन फील्ड कोई ऐसा जेस्चर नहीं दिया, कोई ऐसा वॉर के मुतालिक बयान नहीं दिया। और मुझे तो ऑनेस्टली ये चीज समझ नहीं आती कि चले अगर हम इंडिया की लॉजिक एक तरह से ले भी लें, तो एक क्रिकेट मैच जीतने से आप तो आपकी सो कॉल्ड जंग को कैसे अवेंज कर लोगे? मुझे तो ये समझ से बाहर है। जो वो इतने इतने मतलब प्राउडली इसको डेडिकेट भी कर रहे होते हैं, अनाउंस भी कर रहे होते हैं कि भाई पहलगाम विक्टिम्स में। तो मेरा तो सिर्फ सिंपल सा जंग ना ये जीते तो फिर क्वेश्चन इस है पे ही कि करना ना उन्होंने। सही बात। एक क्रिकेट मैच जीतने से आपने पहलगाम विक्टिम्स को कैसे अवेंज कर लिया? साफ और सीधी सी बात है। उसके बाद जो चाइल्डिश एटीट्यूड इंडिया की टीम ने मैच के बाद दिखाया, दैट वाज ऑनेस्टली अननेसेसरी। मेरी जितनी इंडियन जर्नलिस्ट से बात चले हुई है, नूरिश, और थैंक यू, जितनी बट sensible बड़ा बंदे कम से था, हम बात इस पे फिर डिस्कशन इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान टीम, उसके मसाइल ये तो चलते ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया नूरिश खान, थैंक यू सो मच। मुदस्सिर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। जहांगीर आपका थैंक यू सो मच। जहांगीर खान भी हमारे साथ है, कल फिर होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।